स्वागत है आपका इस सेशन में जो कि है इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न, किसी देश में आय का पुनर्वितरण सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है। यानी कि चारों ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है। ऑप्शन ए है प्रगतिशील कराधान प्रगतिशील व्यय के साथ संयुक्त। ऑप्शन बी है प्रगतिशील कराधान प्रतिगामी व्यय के साथ संयुक्त। वहीं ऑप्शन सी है प्रतिगामी कराधान प्रतिगामी व्यय के साथ संयुक्त। और लास्ट ऑप्शन है डी प्रगतिशील व्यय के साथ संयुक्त प्रतिगामी कराधान। तो इसमें देख रहे होंगे कि प्रगतिशील कराधान और प्रगतिशील व्यय। तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो प्रगतिशील कराधान प्रगतिशील कर का मतलब क्या हो गया। ये एक ऐसा प्रक्रिया है, जानना जरूरी है तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे जैसे जिसमें जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है। कर यानी कि कराधान का सेंस यहाँ पर जो हो रहा है कि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, आय पर आयकर की दर भी बढ़ जाती है। आय पर क्या होती है, आयकर की दर बढ़ जाती है। और ये आप लोगों को तो पता भी होगा। तो ये अगर इसकी बात करें, ये तो हो गया प्रगतिशील कराधान की बात। एक टर्म और यूज हुआ है क्या, प्रतिगामी व्यय। तो प्रतिगामी व्यय को भी पहले जान लेते हैं। तो प्रतिगामी व्यय की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, अभी व्यय के बारे में बात कर रहे हैं प्रतिगामी व्यय की। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, जिसमें लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ, लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, सरकारी जो खर्च होता है, सरकारी खर्च वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। और सरकार जो है, इस तरह से लिख सकते हैं कि सरकार अमीर लोगों की तुलना में, अमीर लोगों की तुलना में क्या करती है, गरीबों पे अधिक खर्च करती है, गरीबों पर अधिक क्या करती है, खर्च करती है। ये हो गया। देखिए मेनली आपको जानना जरूरी था कि ये है क्या टर्म दिया हुआ, प्रगतिशील कराधान और प्रतिगामी व्यय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रगतिशील कराधान प्रतिगामी व्यय के साथ संयुक्त है, जो कि देश में आय का पुनर्वितरण सर्वोत्तम तरीके से करता है। ठीक है, ये बात हो गई आपका पहला प्रश्न का। हालांकि प्रगतिशील व्यय की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको एक टर्म जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, प्रगतिशील व्यय। ठीक है, इसका उदाहरण में आप क्या ध्यान रख सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि सब्सिडी हो गया, मुफ्त शिक्षा हो गया, या फिर स्वास्थ्य सेवा, ये सब आ जाते हैं प्रगतिशील व्यय के अंतर्गत, जो कि एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ था। इसमें क्या है कि सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं पर अधिक खर्च करती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स के दूसरे प्रश्न पे बढ़ जाएंगे।
और बिहार शिक्षक भर्ती वाले प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और शामिल है, यानी आपका आ गया है मानव विकास सूचकांक से संबंधित प्रश्न। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग पूरा ऑप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा। वहीं आपसे ये पूछ लिया जाता है, मानव विकास सूचकांक को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI। इसकी अगर हम बात करें तो पूछ लिया जाता है कि पहली HDI की गणना किसके द्वारा की गई थी, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो नाम ध्यान रखिएगा, महबूब उल हक द्वारा। आप अपने महबूब को जिस तरह याद रखते हैं इस इकोनॉमिक्स वाले प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक की बात करें तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो UNDP द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे सारे आपको बताए जाएंगे। वहीं UNDP का अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये बात हो गई। आप इसमें इसका मुख्य 3 आयाम ध्यान रख सकते हैं। HDI का 3 आयाम जो मुख्य क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है। तो उसमें होता है क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या, एक ध्यान रखिएगा जीवन स्तर। पूछ देगा कि इसमें से 3 मुख्य आयाम कौन से हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 3 मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा तीसरा नंबर प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, यानी कि किससे मापी जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब मुद्रास्फीति की बात आई है तो मुद्रास्फीति का सेंस क्या निकलता है आपको पता होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि दैनिक या फिर जिसको समान उपयोग भी आप लिख सकते हैं कि दैनिक उपयोग, जैसे कि क्या हो जाएगा, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया या फिर आवास हो गया, ये सब क्या है दैनिक उपयोग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। मनोरंजन हो गया, परिवहन हो गया, ये सब जो भी हैं इसके ये सब के आदि की कीमतों की वृद्धि से है, कीमतों में क्या है, वृद्धि से है। आपको एग्जाम्पल से ही कुछ कुछ टर्म समझ में आएगा, चूंकि इसका मुद्रास्फीति का अगर परिभाषा थोड़ी आपसे पूछ लिया जाता है, बेसिक रूप से ही पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि ये सब कीमतें की वृद्धि से संबंधित हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि भारत में मुद्रास्फीति के क्या है, 2 मुख्य संकेतक। अब 2 मुख्य संकेतक में क्या क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा थोक मूल्य सूचकांक, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपका, थोक मूल्य सूचकांक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप WPI भी लिख सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा क्या हो जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, जिसको CPI, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये 2 मुख्य संकेतक हैं भारत में मुद्रास्फीति के,
ठीक है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि मेनली मापा किससे जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अप्रैल 2014 में ही, कब, अप्रैल 2014 में ही नए मानक के रूप में क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, मानक के रूप में घोषित किया गया है। तो इसलिए इसको आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ग्रीन शूट्स संबंध शब्द किसी अर्थव्यवस्था में क्या दर्शाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। यकीन मानिए इकोनॉमिक्स का चुन चुन के प्रश्न आप लोग के लिए लाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो ग्रीन शूट्स शब्द हो गया अर्थव्यवस्था में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान आर्थिक सुधार के संकेत को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका पहली बार अगर प्रयोग की हम बात करें कि इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो 1991 के मंदी के दौरान। कब हुआ था, तो 1991 की मंदी के दौरान। पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन, 1991 की बात हो रही है, तत्कालीन चांसलर नॉर्मन लाउमेंट द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, आपको नोट डाउन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें ग्रीन शूट्स शब्द का, अगर आप कुछ उदाहरण ध्यान रख सकते हैं तो क्या, जैसे बढ़ता हुआ उपभोक्ता, बढ़ता हुआ उपभोक्ता विश्वास, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ग्रीन शूट्स के उदाहरण हो जाएंगे। उसी तरह से और आप ध्यान रख सकते हैं, बढ़ता हुआ व्यापार निवेश, बढ़ता हुआ व्यापार निवेश। और उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, बढ़ता हुआ रोजगार, बढ़ता हुआ रोजगार। और बढ़ता हुआ शेयर बाजार, सारा क्या, बढ़ता हुआ शेयर बाजार। एक और लिख लीजिएगा, बढ़ती हुई बिक्री। ये सब आपको उदाहरण के रूप में जरूर पूछे जाते हैं। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीन शूट्स का एग्जाम्पल हो गया, जो कि आपसे पूछा गया है सवाल में। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि निगम कर क्या है। यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है या फिर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो आप लोग सारे ऑप्शन को चेक जरूर कीजिएगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और विशेष रूप से क्या होता है, उसी का होता है। ठीक है, यानी निगम कर है जो, ये आपको पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि एक प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। कैसा कर लगाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कर का कोई भी भाग जो है वो राज्यों को नहीं सौंपा जाएगा, राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता, नहीं सौंपा जा सकता। पहले ही हम लोग इसको बोल चुके हैं कि संघ द्वारा लगाया जाता है और विशेष रूप से क्या होता है, उसी का होता है। ठीक है, और अगर आप इसमें पॉइंट जानना चाहें तो क्या ध्यान रख सकते हैं कि निगम कर जो है, निगम कर भारत सरकार द्वारा क्या है, शुद्ध आय
या फिर लाभ पर लगाया जाता है। लाभ पर क्या करता है, लगाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, एक प्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि आरक्षित मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि कौन सा सही है। किसके बारे में चर्चा हो रही है? तो आरक्षित मुद्रा के बारे में। तो ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है कि आरक्षित मुद्रा जो है तेल और सोने जैसी वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के रूप में कार्य करती है। तो ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर की बात करें और जो जब सही है तो ये भी देखना है कि ये कह क्या रहा है। बी में है कि जिस देश की स्थानीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी दरों के मामले में अतिरिक्त लाभ मिलता है। ठीक है, तो यानी ये सेंटेंस भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये प्रश्न तो खुद ही अपने आप में लंबा चौड़ा था, इसका हमें बस सेंटेंस चेक करना था। इसलिए आगे के प्रश्न पर बढ़ जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न यकीन मानिए भर भर के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 7वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। कौन सा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन के लिए क्या है, जिम्मेदार है? पहला नंबर चेक करते हैं, सिंचाई सुविधाओं की कमी या फिर भूमि की कम उत्पादकता। बिल्कुल सही है। इसी कारण से क्या हो रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जो लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब आगे इसके लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है खेती का एकल फसली तरीका। तो देखिए ये भी कारण है, तो 2 नंबर भी हो जाएगा। तो देखिए 1 2 आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ केवल 2 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ 2 और 3 है, तो 2 और 3 कैसे होगा जब 1 भी सही है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 1 और 3 सिर्फ दिया है, तो ये भी नहीं होगा, चूंकि यहाँ तो 2 भी दिया है, इसका कारण सही है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप ऑप्शन अपना कम समय में चेक कर सकते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको क्या था, इसके लिए जिम्मेवार है। ये बात हो गई। अब अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो सिंचाई सुविधाओं की कमी या भूमि की कम उत्पादकता का कहने का मतलब हो गया कि किसानों को अपनी आजीविका चलाने में क्या होगा, कठिनाई होगा। जब कम उत्पादकता रहेगा, सिंचाई सुविधा का कमी रहेगा, तो इससे बेहतर अवसर के तलाश में वो क्या करेंगे, शहर की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये तीनों कारक क्या हैं, जिम्मेदार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। चैनल से संबंधित आपको इसमें जानकारी दी गई है। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कमेंट भी कर सकते हैं अपने सुझाव के रूप में, या वीडियो कैसी लगती है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी ही आप लोग क्या कर देंगे, लाइक शेयर कर देंगे, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। बाकी ये चैनल से जो भी संबंधित जानकारी है आप प्लेलिस्ट जाके देखें, जीके जीएस का सारा निचोड़ आपको दिख जाएगा। आज बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अगले प्रश्न पे, जो कि है 8वां नंबर प्रश्न। क्या है, निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र का हिस्सा कहा जा सकता है? ये आपसे पूछा गया है। किसका हिस्सा? सेवा क्षेत्र। और ध्यान में क्या आता है आपको जब सेवा क्षेत्र का बात आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेवा क्षेत्र है ये इसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, या फिर तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र
कहा जाता है, ये आपको हम पढ़ाए भी हैं। अब पूछिएगा कि तृतीयक क्षेत्र फिर क्या होता है। तो जब तृतीयक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि वैश्विक गतिविधियां शामिल है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वैश्विक गतिविधियां क्या है, शामिल हैं जो उपभोक्ताओं से और बिल्कुल आपको पेड बैच जैसा क्लास दिया जाएगा, उसमें आपको कोई कोताही नहीं, पढ़ाई में आपके लिए जो भी अच्छा हो सकता है सब किया जाएगा। उपभोक्ताओं को मूर्त उत्पादों के बजाय सेवाएं प्रदान करती है। सेवाएं क्या करती है, प्रदान करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेवा क्षेत्र का ही जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र का। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि क्या ध्यान रख सकते हैं, अगर तृतीयक क्षेत्र की बात आई तो इसमें आप बैंकिंग ध्यान रख सकते हैं, शिक्षा ध्यान रख सकते हैं, बीमा एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सेवा क्षेत्र के उदाहरण के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या था, कपड़ा मिल। तो कपड़ा मिल जो है ये क्या है, विनिर्माण गतिविधि है। तो ये आपको विनिर्माण जो गतिविधि होता है आपको पढ़ाए हैं कि ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। किस क्षेत्र में आएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, बैंकिंग अभी हम लोग जाने कि ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा। वहीं अगर कोयला खदान की हम बात करते तो ये क्या हो जाएगा, एक खनन गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। किस क्षेत्र में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कृषि भी क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो देख लीजिए आंसर किस तरह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और यकीन मानिए बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जैसा प्रश्न आपको दिया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, कोड के आधार पर उत्तर दें। तो देखते हैं। ए में है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी और भारी उद्योग है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक, यानी एक नंबर तो सही ही हो गया। तो यहाँ देखिए सी में क्या था, 2 और 3 सिर्फ दिया है, एक तो दिया नहीं, तो ये ऑप्शन इस तरह से कट हो गया। बाकी सब में एक एक है। आगे हमें चेक करना पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग जो है लाभान्मुख है। ऐसा बात नहीं है कि सभी क्षेत्र उद्योग से हमें क्या होगा, लाभ ही होगा। तो ये गलत दिया हुआ है, यानी 2 तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो ये ऑप्शन भी इस तरह से कट हो गया। अब यहाँ पर भी 2 था, तो इस तरह से ये भी कट हो गया। आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से आपको जानकारी रहेगी तो आप ऑप्शन चेक कर लेंगे। अगला था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियां सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ये 1 और 3 क्या हो गया, सत्य हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, खत्म हो गया ऑप्शन कि कौन कौन सा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित पर विचार करें, कितने कारक किसी उत्पाद की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो फिर से हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है पूंजीगत इनपुट। अब पूंजीगत इनपुट की मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको समझें तो जैसे हो गया मशीनरी, उपकरण और कारखाना। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इसकी पूंजीगत इनपुट जो लागत है ये बढ़ती है, अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन की लागत भी क्या होगी, बढ़ती है। तो ये भी प्रभावित करता है। तो ये तो होगा ही, यानी कि 1 नंबर तो होगा ही इसका कारक में।
दूसरे की अगर हम बात करें तो उत्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीक। तो प्रयुक्त तकनीक कहने का मतलब है कि क्या, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि उदाहरण के लिए कि एक नया मशीन है जो तेजी से और अधिक सटीक रूप से काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा ही। तो यही तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ये भी प्रभावित करता है। तो एक दो भी हो जाएगा, तो केवल एक तो गया, केवल दो भी गया और केवल तीन भी गया। तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, सभी चार, यानी ऑप्शन नंबर डी। और हालांकि आगे भी पढ़ ही लेते हैं, स्थानापन्न उत्पादों की कीमती, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि कीमत बढ़ता है स्थानापन्न उत्पाद का। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझिए कि मकई का कीमत बढ़ता है, मकई का कीमत अगर बढ़ता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक डिटेल समझ में आए। तो किसान क्या करेगा, किसान क्या करेगा अगर मकई का कीमत बढ़ जाएगा, कि गेहूं के बजाय वो क्या करेगा, मकई का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा। तो ये भी एक कारक हो जाएगा, इसलिए ये हो गया स्थानपद उत्पादों की कीमतें। और चौथा लास्ट जो है श्रम की लागत। तो श्रम की लागत का मतलब क्या हो गया कि श्रम का लागत अगर बढ़ेगा, श्रम का लागत अगर बढ़ता है तो उत्पादन का भी कुल लागत क्या होगा, बढ़ जाता है, आपूर्ति कम हो सकता है। तो ये भी तो प्रभावित करता ही है, इसीलिए चारों ऑप्शन इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे चर्चा करते हैं 11 नंबर पे। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अभी ही लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। गिब्बन वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है कि नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से सारा सेंटेंस पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए में क्या था कि यह एक कम आय वाला गैर विलासिता उत्पाद है जिसके लिए कीमत बढ़ने पर क्या होती है, मांग हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस ही आपका क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है, किसके बारे में, गिब्बन वस्तु के बारे में, ठीक है। तो क्या रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि गिब्बन वस्तु की जब बात आई है, गिब्बन वस्तु की, और बाकी ये जो सारा सेंटेंस था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी, ये सही है। तो ये सब क्या हो जाएगा, गिब्बन वस्तु से संबंधित जानकारी, तो इसको आपको पता होना चाहिए। गिब्बन वस्तु का आप उदाहरण ध्यान रखिए, जैसे कि रोटी, चावल, गेहूं, ये सब क्या है, गिब्बन वस्तु के अंतर्गत आ जाते हैं। गिब्बन वस्तु नॉर्मल भाषा में आप क्या समझ सकते हैं कि कीमत बढ़ने पर क्या होता है, अगर कीमत बढ़ता है, कीमत बढ़ता है तो वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी एक कम आय लेकिन लग्जरी, गैर लग्जरी उत्पाद है जो कि उपभोक्ता मांग सिद्धांत को क्या करता है, खारिज करता है। तो ये संबंधित जानकारी आप लोग जरूर देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। क्या है 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। फिर से आ गया है, हमसे सही कथन ही पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उससे पहले आपको पढ़ना होगा। यदि कुशल श्रम की कमी है तो यह उत्पादन क्षमता को क्या करेगा, सीमित कर सकता है और कुल मांग को भी सीमित कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। वहीं दूसरा है कि उद्यमशीलता और निवेश को बढ़ावा देने वाली अनुकूल नीतियां कुल आपूर्ति को क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती हैं। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है, यानी कि दोनों कथन सही है। तो एक और सी, एक और दो दोनों हो जाएगा। कुशल श्रम की जब बात आई है तो आप जान सकते हैं कुशल श्रम में क्या, इसका मतलब क्या हो गया, कुशल श्रम यानी कि इसका मतलब हुआ कि कर्मचारी जो काम करते हैं, कि कर्मचारियों के पास
कर्मचारियों के पास विशेष ज्ञान और कौशल होते हैं जो उन्हें क्या कौशल होते हैं जो उन्हें विशिष्ट कार्य करने में क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। वहीं अगर कुल मांग की हम बात कर लें, कुल मांग, तो कुल मांग का मतलब हो गया कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और क्या कहता है, सेवाओं की कुल मांग, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, ये हो जाता है। वहीं अगर कुल आपूर्ति की बात करें तो देखिए एक एक टर्म आपको बताया जा रहा है कि कौन क्या चीज होता है। कुल आपूर्ति की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की क्या हो जाएगी, कुल आपूर्ति। वहाँ मांग था, यहाँ आपूर्ति, यही अंतर है। ठीक है, आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारा कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है इसको पहले देख लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि आयात को कम किया जाता है। ये तो गलत हो गया, मुक्त व्यापार का मतलब ये है, चूंकि अगर बात करें, क्योंकि मुक्त व्यापार की जब बात आती है तो यहीं पर आपको लिख देते हैं कि मुक्त व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर हम इसका बात करें तो इसका है कि देशों के बीच व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना। व्यापार को बढ़ावा देने का सेंस हो गया कि मतलब कि विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना। यहाँ क्या कह रहा है, कम किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। बी नंबर चेक करते हैं, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। सी भी अगर आपको चेक करना है तो देख सकते हैं कि आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल ये इसका तात्पर्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो ये था मुक्त व्यापार की बात। आगे की बात करते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, और जो भी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखने का कोशिश करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ECGC संबंधित है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो ये इकोनॉमिक्स का ही टर्म है, और ये जो संबंधित है किससे, निर्यात संवर्धन से। ऑप्शन देखिए बी में क्या था, निर्यात बीना से, सी था निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणक से और सभी से, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ECGC का अगर हम कुछ कार्य की बात कर ले तो कुछ कार्य में आप ध्यान रख सकते हैं कि निर्यात संवर्धन से तो है ही, निर्यातकों को वित्तीय सलाह, कौन सलाह, तो वित्तीय सलाह और क्या करता है, मार्गदर्शन प्रदान करना इसका कार्य है। हो सकता है आपको सारा कार्य दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, तो आपको पहले पता होगा तब ना। तो ये हो गया इसका पहला कार्य। ठीक है, दूसरे कार्य की अगर हम इसकी और बात करें तो ध्यान रख सकते हैं कि निर्यातकों को क्या करता है, क्रेडिट बीमा प्रदान करता है। क्रेडिट बीमा प्रदान करना भी क्या है, इसका ही कार्य है, किसका, ECGC जो निर्यात संवर्धन से संबंधित है। तीसरा अगर हम इससे बात करें तो ये क्या करता है, निर्यातकों को भुगतान न होने के
जोखिम से क्या करता है, बचाता है, जोखिम से बचाता है, जोखिम से बचाना, ये भी इसका ही कार्य हो गया। वहीं एक लास्ट कार्य और आप ध्यान रख सकते हैं कि निर्यातकों को, निर्यात, चूंकि ये निर्यात संवर्धन से ही संबंधित है, कि निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय, किससे, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में, यानी कि कंपटीशन के मामले में, जैसे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, करने में मदद करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। तो ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए। 15 नंबर की चलिए बात करेंगे। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय आय है क्या, पूछ क्या दे, आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय जो है एक देश के भीतर, एक एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और क्या कहता है, सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। क्या है, मौद्रिक मूल्य है। यही क्या है, राष्ट्रीय आय है। और एक तरह से इसको आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में कि इसे देश की, किसे, तो राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, किसी देश की आर्थिक गतिविधि का, किसका, आर्थिक गतिविधि का एक क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। तो इसमें जो विधि नहीं है कि अगर हम बात करें तो मूल्य वर्धित विधि तो है, आय विधि भी है, व्यय विधि भी है, लेकिन जो नहीं है वो हो जाएगा निवेश न्यायधि। ठीक है, चूंकि अगर निवेश विधि की हम बात करें तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि निवेश व्यय विधि का क्या है, एक घटक है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें निवेश को अंतिम व्यय के रूप में गिना गया है, अंतिम व्यय के रूप में क्या किया गया है, गिना गया है, रूप में गिना जाता है या गिना गया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ चुका है हमारा। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है। तो आयात का सेंस पहले जानिए, चूंकि आयात की बात आई है। तो आयात से क्या आपको ध्यान में आता होगा कि एक देश में लाया गया माल या फिर क्या कह सकते हैं, सेवा है, जिसे दूसरे में क्या किया जाता है, दूसरे में उत्पादित किया गया था, ये हो जाता है आयात का टर्म। ठीक है, अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो 2/3 जो है हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है। यानी कह सकते हैं कि जो भारत अपनी मांग का सिर्फ 20%, कितना, सिर्फ 20% जो है कच्चे तेल का क्या करता है, उत्पादन करता है, और 80% जो है वो विदेशों से क्या करता है, आयात करता है, विदेशों से आयात करता है।
तो नोट डाउन आप लोग जरूर किया करेंगे, ये आपको हम बार बार बोलते हैं। खुद की नोट्स तैयार कीजिए, सेल्फ रिवीजन में आसानी होगी। 17 नंबर की बात करें, आर्थिक दृष्टि से भारत की गिनती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की गिनती पिछड़े राष्ट्र के रूप में नहीं, विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है अभी भी विकसित देशों की तुलना में, किस देशों की तुलना में, तो विकसित देशों की तुलना में क्या है, कम है। और इसलिए क्या चल रहा है, अभी विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती होती है। आप यहाँ पर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जो भारत है विश्व की इस तरह से लिखिए, भारत वर्तमान में, चूंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्तमान में क्या कहता है, वर्तमान में जो भारत की जीडीपी है वो विश्व में कैवें स्थान पर है, ये आपसे पूछ सकता है। तो विश्व में जो है 5वें स्थान पर है। कैवें स्थान पे है, तो 5वें स्थान पर है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पे जाने से पहले फिर से आप लोग से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अभी के अभी कर देंगे, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और हाँ, एक आप लोग कमेंट करना भी भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी सुझाव दे सकते हैं, इस सेशन से संबंधित अपना राय दे सकते हैं कि कैसा लगता है। प्लस आपको सारे जो भी हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, आपको हर निचोड़ मिलता है जीके जीएस का। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें और ये जानकारी आप लोग पढ़ लेंगे। अब बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अगले प्रश्न पर, और इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको डेली दिया जाता है सारे सब्जेक्ट का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक। तो इसका जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगस्त तो कई जगह था लेकिन आपको ध्यान रखना है 6 अगस्त 1952 को। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता, कि इसका मुख्यालय आपसे पूछ दे तो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। गठन वर्ष तो ध्यान रखना ही है, शॉर्ट में इसको एनडीसी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, वही बात करें तो एनडीसी अभी बताएं क्या हो गया। इसका पहली बैठक की अगर हम बात करें तो नवंबर 1952 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1952 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किनकी अध्यक्षता में हुआ था। चूंकि प्रधानमंत्री ही, एक पॉइंट यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ही हैं जो क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में क्या है, सेवारत है। तो उस टाइम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेवारत है। अभी कौन हो जाएंगे वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे की बात करते हैं
कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया। पहले तो ये ध्यान रखना है कि 16वीं शताब्दी, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया था। ठीक है, जो कि आलू आपको पता ही है कि भारतीय व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। वहीं बात करें आलू से, तो आलू की अगर बात करें तो ये सोलनम ट्यूबरसम प्रजाति का है। कौन सी प्रजाति का है? ट्यूबरसम प्रजाति का क्या है? एक कंद है, इसको कह सकते हैं कंद है। वहीं आलू की अगर हम बात करें तो विटामिन सी हो गया, पोटेशियम हो गया, और किसका? फाइबर का क्या है? एक अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है। तो आलू खाया कीजिए। अगर वहीं बात करें भारत में, तो भारत में जो आलू की खेती है, आलू की खेती ये मुख्य रूप से अगर हम इसकी बात करें तो कुछ राज्य जैसे यूपी, बिहार, और क्या कहता है, पश्चिम बंगाल, और कहाँ, तो पंजाब में की जाती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पंजाब में की जाती है। देखिए, आपको अगर मन से पढ़ना है तो प्लीज़ रेगुलर क्लास अटेंड किया कीजिए, आपके जीके जीएस में दिक्कत नहीं होने वाला है। हम आप लोग को बोल ही सकते हैं, बाकी आप लोग खुद पढ़ के डिसाइड करेंगे। मानव सूचकांक किसने बनाया था? इस प्रश्न को तो संबंधित पहले भी हम लोगों ने कर चुका है, तो यूएनडीपी ये हम लोग बता चुके हैं। इससे संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियां भी दे दी गई है, इसलिए इस प्रश्न पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, सीधे बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न पे। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। छिपी हुई बेरोजगारी का जगह आपसे ये भी दे सकता है, जिसको परछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह आपको पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये कृषि क्षेत्र से भी संबंधित है, और किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शहरी क्षेत्र से नहीं है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, वहीं परछन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी की बात करें तो ये कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है, असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन के रूप में था ही कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। वहीं बात करें कि इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी केवल क्या है? अल्प रोजगार का एक रूप हो सकता है। किस रोजगार का? तो अल्प रोजगार का एक रूप हो सकता है, एक रूप हो सकता है। ठीक है, वहीं बात करें कि बेरोजगारी का महत्वपूर्ण प्रकार भी है, जैसे में क्या क्या है? मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। कभी प्रश्न आएगा तो ये सब को भी आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी के प्रकार हैं। हालांकि लंबे समय तक चलने वाला संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये क्या है? लंबे समय तक चलने वाला बेरोजगारी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बताएंगे ज़रूर। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर अभी ही आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर देंगे, कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।